सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है क्रिया, काल और वाच्य। तो सबसे पहले हम काल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने, होने या होने के समय का ना होने का समय का बोध होता है, उसे क्रिया का काल कहते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार डाला। बीता हुआ समय, गाय घास चर रही है। चल रहा समय, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, यानी कि आने वाला समय। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। हम यहाँ देखेंगे काल के भेद। कार्य के समय के आधार पर क्रिया के काल को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के चल रहे समय में होने का ज्ञान होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जो कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दीपा पढ़ती है, बछड़ा गाय का दूध पीता है। अब अगला है अपूर्ण वर्तमान काल। चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप में हमें कार्य के अभी निरंतर होते रहने का ज्ञान होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मेरठ में नौचंदी मेला चल रहा है, शहर में सर्कस आया हुआ है। अब अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य होने के विषय में संदेह उत्पन्न होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शेर जंगल में दहाड़ रहा है, माता जी बाजार जा रही हैं। शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा, माता जी बाजार जा रही होंगी। तो ये क्या हो रहा है कि इस वाक्य में हमें पता चल रहा है कि संदेह प्रकट हो रहा है कि क्रिया हमें नहीं पता कि अभी हो रही है या नहीं, हम अंदाजा लगा रहे हैं। अब अगला है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के बीते समय में संपन्न होने का ज्ञान होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने खाना पकाया, बच्चा बाहर भाग गया। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के सामान्य अवस्था में समाप्त हो जाने का ज्ञान होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने खाना पकाया, रवि दिल्ली गया। अब अगला है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि जो कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था, वह अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे नौकरानी अभी अभी आई है, कविता गाकर अभी चुप हुई है। तो ये जो कार्य है वो अभी हमें पता चल रहा है कि अभी अभी समाप्त हुए हैं, तो ये होंगे हमारे आसन्न भूतकाल के कार्य। अब हमारा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप में हमें किसी कार्य के बीते हुए समय में बहुत पहले समाप्त हो जाने का ज्ञान होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की थी, अंकुर ने बैंक में पैसे जमा किए थे। यानी कि ये जो कार्य है वो बहुत पहले समाप्त हो चुके हैं। अगला है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के बीते हुए समय में आरंभ होने का ज्ञान तो होता है, किंतु उसकी समाप्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह जब गांव से आया था तब वहां बाढ़ हुई थी। मयूर के स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। अगला है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें किसी बीते हुए समय में समाप्त हो जाने में संदेह होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे रोगी कल ही मर चुका होगा, दिव्या ने खाना खा लिया होगा। अब अगला है हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञान होता है कि बीते हुए समय में किसी कार्य का संपन्न होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, तो उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल ना सूखती, यदि वह परिश्रम करता तो फेल
ना होता। अब अगला है हमारा भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के आने वाले समय में होने का ज्ञान होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे अगले वर्ष सूर्य ग्रहण होगा, मैं कल बाजार जाऊंगी। तो ये जो कार्य है हमें पता चल रहा है कि अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो ये हमारा भविष्यत काल होगा। भविष्यत काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप में हमें आने वाले समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे बाबूजी कार्यालय जाएंगे, निधि कल दिल्ली से आएगी। अब अगला है संभाव्य अथवा संदिग्ध भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना का ज्ञान होता है उसे संदिग्ध भविष्यत काल कहते हैं। जैसे संभवतः भारत में फिर कोई कल्पना चावला पैदा होगी, हो सकता है कल वर्षा हो। अब अगला है हेतुमत भविष्यत काल। जब भविष्य में होने वाली किसी क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है वहां हेतुमत भविष्यत काल होता है। जैसे अगर दीपिका यहाँ ना आई तो मैं भी नहीं जाऊंगी, यदि उसने अपना ध्यान ना रखा तो वह भी बीमार पड़ जाएगी। ये थे बच्चों हमारे काल। तो इसी के आधार पर आपको यहाँ पे ये कार्य दिया हुआ है जिसे आपको करना है। अब अगला है हमारा वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है, शिवा द्वारा एक घर खरीदा गया, रोगी से उठा नहीं जाता। उपयुक्त उदाहरणों में प्रथम वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से है, दूसरे वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से है, तीसरे वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से ना कर्म से है बल्कि भाव से है। इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का भिन्न भिन्न रूपों में विधान व्यापार हुआ है। यही विधान व्यापार वाच्य कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के वह रूप जिससे पता चले कि वाक्य में क्रिया के द्वारा किए गए कर्म का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। अब हम यहाँ देखेंगे वाच्य के भेद। वाच्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला कृतवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है वह कृतवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे जय क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर कर्ता जय को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि कर्म और क्रिया उसी के अनुरूप प्रयुक्त हुई है, अतः इस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। अब अगला है हमारा कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है वह कर्मवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्रिकेट जय के द्वारा खेला जाता है, यहाँ पर कर्ता जय की प्रधानता ना होकर कर्म क्रिकेट की प्रधानता है क्योंकि वाक्य का कर्ता और क्रिया उसी के अनुरूप प्रयुक्त हुए हैं, अतः इस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। अब अगला है हमारा भाववाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है वे भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। अर्थात भाववाच्य में वाक्य की क्रिया भाव के अनुरूप प्रयुक्त होती है। जैसे जय से खेला नहीं जाता, यहाँ पर नहीं खेले जाने की भाव की को प्रधानता दी गई है, अतः इस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। भाषा में अधिकांशतः कृतवाच्य के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। कर्म एवं भाववाच्य के वाक्यों का प्रयोग कम ही दृष्टिगत होता है। क्या आप जानते हैं कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, परंतु भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे निधि से पत्र लिखा जाता है, वाक्य की क्रिया लिखा जाता है सकर्मक क्रिया। निधि से उठा नहीं जाता, वाक्य की क्रिया उठा नहीं जाता यानी कि अकर्मक क्रिया। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है।
हम यहाँ आपको कृतवाच्य को कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में परिवर्तन करने की विधि बता रहे हैं। तो वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से होता है? कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। किसी वाक्य को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए उसके कर्ता के बाद करण कारक के चिन्ह से अथवा के द्वारा लगा देते हैं और क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करके उसके साथ लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृतवाच्य शिवी दूध पीती है, कर्मवाच्य शिवी द्वारा दूध पिया जाता है। कृतवाच्य शिवी ने दूध पिया, कर्मवाच्य शिवी द्वारा दूध पिया गया। शिवी दूध पिएगी, शिवी द्वारा दूध पिया जाएगा। बढ़ई ने मेज बनाई, बढ़ई से मेज बनाई गई। इसी प्रकार से विभिन्न कालों में अन्य वाक्य भी बनाए जा सकते हैं। कुछ वाक्य इस प्रकार हैं। कृतवाच्य गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं, कर्मवाच्य गुरु द्वारा शिष्य को उपदेश दिया जाता है। गधे भार ढोते हैं, गधों द्वारा भार ढोया जाता है। अब अगला है हमारा कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। किसी वाक्य को कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए उसमें कर्ता के पश्चात करण कारक के चिन्ह से लगाकर अन्य पुरुष एक वचन की क्रिया लगाते हैं। फिर क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करके उसके साथ काल के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। आवश्यकता अनुसार नहीं लगाकर वाक्य को निषेधात्मक भी बनाया जा सकता है। भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृतवाच्य है प्रियांशु पढ़ता है, भाववाच्य प्रियांशु से पढ़ा नहीं जाता। प्रियांशु हंसा, प्रियांशु से लिखा नहीं जाता। प्रियांशु हंसेगा, प्रियांशु से हंसा नहीं जाएगा। दादाजी टहल रहे हैं, दादाजी से ठहला नहीं जाता। तो ये थे बच्चों हमारे वाच्य। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।